नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। राजनीति के बदलते तेवर और पल पल बदलते रुझान, हर पल यानी कभी इसका पलड़ा भारी, कभी उसका पलड़ा भारी। जिसके साथ में हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं, वो जिस पार्टी से या जिस व्यक्ति से प्रभावित होता, उसके फ्लो में पूरा का पूरा प्रभाव बढ़ते चल जाता। इसलिए कंटिन्यू यह पल पल में बदलते जा रहे हैं। हमने दो सर्वे हमारे साथ में यहाँ पे, एक विधानसभा अनुसार और जाति न्याय, दोनों सर्वे में दिया। दोनों सर्वे में नवनीत राणा को 5,08,000 वोट मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा कि रुझान, जो पूरे राष्ट्रीय रुझान भी आ रहे, पूरे के पूरे बीजेपी की तरफ मुड़ते हुए दिख रहे, तो अमरावती भी उससे अछूती नहीं है। ऐसे परिस्थिति में क्या मोदी का असर अमरावती के जनता पर, अमरावती के कैंडिडेट पर पड़ेंगे? हमारे साथ में मिलिंद चिमोटे है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और बलवंत पानखरे के प्रचार में मुख्य भूमिका इनकी रही है, जानते हैं। और अमरावती महानगर पालिका के माजी महापौर, एक बहुत अच्छा अभ्यासु व्यक्तिमत, प्रशासनिक व्यवस्था में और राजनीति की व्यवस्था में सटीक जानकारी और बिना कभी कोई जानकारी हासिल किए बताते नहीं कि क्या है, यानी पूरी स्टडी करके जानकारी देंगे। यदि खुद की सीट भी इनको लगता है कि नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, आ रही है तो आ रही है। इतनी सटीक जानकारी और साफ बोलने वाला व्यक्ति हमारे साथ में। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि पूरे देश में अभी चल रहा है, सारे सर्वे चैनल 400 पार, तो कई चैनल 400 पार भी दिखा दे रहे हैं। और पूरा जो अभी वोटिंग का जो प्रभाव पड़ रहा है, पूरा का पूरा पोलराइजेशन होकर पड़ रहा है। कहीं पे भी विकास के मुद्दों की बात नहीं हो रही है। इवन कहीं पे कांग्रेस के भी हम उम्मीदवार देखते हैं तो एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप से, तो हम कहाँ जा रहे हैं इसको लेके? नहीं, देखो ऐसा है, जो चुनाव है वो डेवलपमेंट के इशू पे होना चाहिए। ये तो राहुल जी और जो इंडिया आघाड़ी के लोग थे वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास दिला रहे कि आप मुद्दों को गलत तरीके से ले जा रहे हैं। चुनाव जो है 10 साल आपको लोगों ने दिया है, 10 साल में आपने क्या किया है लोगों के लिए? जो अहम मुद्दे थे देश के, उन मुद्दों के ऊपर आप बात कीजिए। पर उन मुद्दों पे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो आज आके, आपने देखा होगा पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान मंगलसूत्र, भैंस और कई कई ऐसे इश्यूज है जो अंदर बिल्कुल ही इररिलेवेंट विषय थे कि जो कोई देश के विषय थोड़ी है। इसके तरफ वो ले जाके गुमराह करने की जो कोशिश हो रही थी, उसका मकसद ही ये था कि इस बार का जो चुनाव है, जिसको हमने बिल्कुल नजदीक से देखा और जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो हमने बिल्कुल नजदीक से देखा है और हमारे दिल में बात का पूरा एहसास है। इस बार जो वोटर था, ये आप जो बता रहे सर्वे, ये सब ठीक है, एग्जिट पोल जो है वो भी हमने भी देखे है, पर ऐसी परिस्थिति नहीं है, देश में नहीं है। मैं आपको इसलिए देश में बता रहा कि आपने बताया कि मैं अमरावती का जो चुनाव हुआ उसमें तो मैं जुड़ा हुआ था और डे वन से, उसके पहले से जो प्लानिंग चल रही थी उसमें भी हम लोग थे। कांग्रेस के लिए सीट मांगना चाहिए, ये माननीय यशोमती ताई जी ने बहुत ताकत से दिल्ली में बात रखी। सुनील बहु है, बाकी सब नेता लोग जो थे उनका उसको कंसेंट था, तो ये सीट कांग्रेस को ली जाए, ये प्लानिंग से लेके तो चुनाव लड़ने तक हम सब लोग साथ में थे और हमने नजदीक से ये सारी चीजें देखी। ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये जमीनी हकीकत नहीं है। ये अमरावती में मैं 26 तारीख का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव जिस दिन मतलब आखिरी के बूथ पे मैं था, तो मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ने पूछा था कि क्या परिस्थिति है। मैंने उनको बोला कि ये सीट 1 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं। तो ये जो 1 लाख वोट से जीत रही है, जो मेरा उस वक्त का जो आकलन था, क्योंकि उस दिन मैं पूरे शहर के जितने भी पोलिंग बूथ थे उसके ऊपर जा करके वहां की हकीकत देख के आया था। अमरावती लोकसभा के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 6, उसमें के फीडबैक लेने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि भाई हम लोग 1 लाख वोट से जीत रहे। ये हो गया अमरावती की बात। उसके बाद में मैं यहाँ से यूपी गया था। मैं अमेठी में एक दिन था, मैं रायबरेली के चुनाव को नजदीक से देखा, यूपी के चुनाव को नजदीक से देखा। जो एग्जिट पोल में जो चीजें बता रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता ग्राउंड रियलिटीज है यूपी की, क्योंकि यूपी में भी सीन बहुत चेंज हो चुका है। मैंने वहां जो जुनून देखा है युवाओं में और बेरोजगारों में, वो जुनून अगर
तब्दील होता है तो बहुत बड़ा डेंट वहां बीजेपी को लगेगा, ये मेरा आकलन है। क्योंकि ये चुनाव में जो मैंने अहम मुद्दे देखे, आपको बता रहा, मुझे ऐसा लगा था कि भाई संविधान बचाने का जो विषय है वो शायद अमरावती में है, शायद महाराष्ट्र में है। बेरोजगारी का जो विषय है वो शायद अमरावती में है। महंगाई का जो विषय है वो शायद अमरावती में है। पर मैं जब देश के इसमें गया, यूपी में गया, तो संविधान बचाने का विषय तो यूपी में भी था जी। वो विषय में मुंबई गया तो मुंबई में भी था। हम लोगों ने बिहार देखा तो बिहार में भी है। तो ये जो बात है, तो ये नेशनल नैरेटिव के ऊपर ये चुनाव हुआ है, ऐसे मैं मानता हूं। उसमें अमरावती भी शामिल है। उसमें अमरावती शामिल है। देखो, मैं उस वक्त भी लोगों को ये बता रहा था कि अमरावती में तो हमको एडेड एडवांटेज है, क्योंकि अमरावती में जो कैंडिडेट हमारे खिलाफ लड़ रहा था उसके प्रति बहुत लोगों के मन में नाराजगी थी। एक विशिष्ट विचारधारा के साथ में आप पिछला चुनाव लड़े, उनको वोट लिए, जीत के आ गए, और बिल्कुल महीने 2 महीने में आप बिल्कुल विपरीत परिस्थिति वाले, विपरीत विचारधारा वालों लोगों के साथ में जाते, तो लोग अपने आप को ठगा महसूस करते कि भाई देखो, हमने तो वोट आपको इसलिए दिया था कि आप सेकुलर पार्टी के ऊपर खड़े थे। ये एक एडेड एडवांटेज था। दूसरा हमारे को जो एडवांटेज था, वो हमारा जो उम्मीदवार थे बलवंत वानखड़े, उनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। सामाजिक स्वीकार्यता जो थी, कहीं पर भी उनके बारे में कंट्रोवर्सी नहीं थी कि ये उम्मीदवार पूरे आपके गठबंधन में, पूरे गठबंधन में या लोगों में, मैं गठबंधन में तो नहीं रहती क्योंकि हम सब लोग मिलके ही उम्मीदवार ठहराते हैं, पर हमने जो जमीन पे देखा तो सभी समाज में कोई ऐसा एक समाज मुझे नहीं दिखा कि जिसके मन में बलवंत वानखड़े के प्रति, व्यक्तिगत उम्मीदवार के प्रति नाराजगी है। तो और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, आमदार, ये चुनाव जब वो जीते हैं, तो ये चुनाव जब जीते तो उनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी तो प्रूव हो चुकी है हर समाज के साथ में। तो ये हमारा दूसरा एडवांटेज था। तीसरी जो बात मैंने महसूस किया महाराष्ट्र में विशेष तौर से, और बाद में मैं आपको यूपी का बताता कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बाद में बना, पहले महाविकास आघाड़ी बनी थी। तो इंडिया गठबंधन का फाउंडेशन जो है वो महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ, महाविकास आघाड़ी के साथ। बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी उसका मॉडल था इंडिया गठबंधन का, कि भाई परस्पर विचारधारा वाले या एकमेक के खिलाफ लड़ने वाले पार्टी एक आकर के लड़ रहे बीजेपी के साथ में। तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग हुआ, अब उसको तोड़ने के लिए क्या क्या हुआ, कैसे पैसे दिए गए खोके, वो सारी चीजें आपको पता है। पर मैंने जो महसूस किया, तो पूरे महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी बिल्कुल इंटैक्ट रही, और ट्रांसफर ऑफ वोट जो रहता वो हमने देखा। अन्यथा बहुत सी बार ऐसा होता है कि पार्टी के नेता लोग आघाड़ी बना डालते हैं, नीचे कार्यकर्ता में जुड़ते नहीं, और जुड़े भी तो वोट ट्रांसफर नहीं होते। मतलब हम लोग सीट नहीं मिली उसकी नाराजगी रहती है, सीट का भी रहता है। और दूसरा ऐसा रहता, देखो अब शिवसेना की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, लोग ये बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता भाई, पर जो जमीनी हकीकत है हमने देखा उसको, तो शिवसेना वालों ने बिल्कुल ईमानदारी से काम भी किया और ईमानदारी से वोट भी दिया। सब जगह महाराष्ट्र में ये स्थिति है। कांग्रेस वालों ने शिवसेना के साथ, कांग्रेस वालों ने शिवसेना को वोट दिया, शिवसेना वालों ने कांग्रेस को वोट दिया, राष्ट्रवादी वालों ने दोनों को वोट दिया, और इन दोनों ने राष्ट्रवादी को वोट दिया। अब शरद पवार जी का जो फैक्टर है, आपने देखा होगा, एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। अभी देखो, जो नेता लोग थे, आमदार है, खासदार है, वो तो अजित पवार के साथ में चले गए थे, पर फिर भी शरद पवार जी की राष्ट्रवादी जीत रही। इसका क्या, इसके मायने क्या है? आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि नेता गए, वोटर नहीं गया। नहीं, महाराष्ट्र में जो 2 बड़ी स्प्लिट हुए, उसमें तो अब ओरिजिनल और नकली, नकली और ओरिजिनल, ऐसे जो यानी जो नकली को ओरिजिनल को नकली बताया जा रहा है, इन चीजों का जो सिंपैथी और लोगों ने जो देखा है, खुली आंखों से लोगों ने देखा कि किस प्रकार पार्टी को तोड़कर, लोग तो बोलते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, यहाँ तो थाली की थाली उठा के लेके चले गए, ऐसा पूरा देता। उसका फर्क कितना यानी महाविकास आघाड़ी ने कैश कर पाई, जो इतना बड़ा 2 बड़े बड़े बवंडर यहाँ पे हो गए। उस तुलना में महाविकास आघाड़ी, हम सर्वे में भी देख रहे हैं और चर्चा में भी है, जहाँ सीटें और जहाँ फिर भी 23 से 25 सीट तक ही हम लोग यानी महाविकास आघाड़ी पहुंच पा रहे हैं। आप लोग अभी देखो, आपको मैं बता रहा कि कुछ कुछ जगह पर उम्मीदवार भी कहीं कमजोर हुए होंगे, ये बात अलग है, मगर मैं आपसे जो बात जो कर रहा था वो थी ट्रांसफर ऑफ वोट की।
जब आघाड़ियां बनाई जाती, गठबंधन बनाए जाते हैं, तो ये मान के चलते भाई इनका वोट शेयर लास्ट टाइम 13% था, इनका 7% था, इनका 10% था, 13 अधिक 7 20 अधिक 10 30% वोट हो गया इधर। पर प्रत्यक्ष में जब चुनाव होते तो 30% वोट आते नहीं। इसका मतलब ये है कि वो पार्टी के वोट जो रहते वो ट्रांसफर नहीं होते, यानी पिछले बार 16% कांग्रेस को थे, 23% कुछ शिवसेना को थे। दो बड़ी बड़ी पार्टियां भी थी, कुछ राष्ट्रवादी को करीब करीब 12-15 के आसपास थे। 16 में आपकी एक सीट आई थी, वही 23% में बीजेपी की 17-18 सीट आ गई थी। तो ये जो है, तो इस बार क्या आपका वोट शेयरिंग आपने जो बताया ट्रांसफर हुआ, तो महाविकास आघाड़ी के यानी एनडीए, आपका जो इंडिया का गठबंधन है, तो महाराष्ट्र में क्या 40 से 50% वोट वो लेगी, ऐसा लगता है आपको? मेजॉरिटी वोट्स जो है, मैं यही बता रहा था आपको कि मेजॉरिटी जो वोट्स है, जो हम लोगों ने धारा था कि भाई शिवसेना हमारे साथ में है तो उनका ये वोट बैंक है, राष्ट्रवादी का ये। और आपने देखा होगा कि अभी जो एग्जिट पोल में है उससे भी ज्यादा सीटें आएगी, मैं आपको बता रहा। पर एग्जिट पोल में आपने देखा होगा कि अजीत पवार की राष्ट्रवादी को वोट सीटें नहीं आ रही। तो यहाँ पर एक बात ऐसी है कि ये तीनों जो पार्टियां है ना, ये तीनों पार्टियों का वोट बैंक अलग अलग है जी। ये जो कांग्रेस की जो वोट बैंक है, अल्पसंख्यक है, मागास वर्गीय लोग है, और कुछ अलग अलग लोग जो है, ये हमारी बेसिक वोट बैंक माने जाती है कांग्रेस की, जो दिखती भी है। शिवसेना की अपनी एक वोट बैंक है जो हिंदुत्ववादी है और मराठी इसको मानने वाले लोग हैं। और शरद पवार जी तो आज ऐसा है कि मराठा नेतृत्व जो है डोमिनेंट। और आपने देखा होगा कि मराठा बेल्ट जो है वहां पे आज भी शरद पवार जी की राष्ट्रवादी जीत रही। इसका मतलब ये है कि जो वोट बैंक है, वो मानने वाले जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर हुई है। और ये मैंने यहाँ तो देखा ही है, यहाँ शिवसेना वालों ने अच्छे से काम किया, बहुत ताकत से राष्ट्रवादी वालों ने काम किया। एक बात का मैं जिक्र आपको करना चाहूंगा कि हमारी इंडिया आघाड़ी में आप थी, हमारी इंडिया आघाड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट फ्रंट है, उनके लोगों ने भी इतना प्रामाणिकता से काम किया है, इतनी बढ़िया यहाँ पे समन्वय था। तो आप ये जो चुनाव रहते हैं, हमने पहले दिन से ये तय किया था कि जो आघाड़ी बनी है वो आघाड़ी का समन्वय पहले होना चाहिए, सबको अपना अपना सम्मान दिया जाना चाहिए, उनके तरफ से जितना भी मैक्सिमम हमको इसमें डालना है डाल। तो पहले दिन से ये सब पार्टियां हमारे साथ जुड़ी थी। आज कम्युनिस्ट पार्टी की आपको ऐसे जमीन पे नहीं दिखेंगे या कोई हल्ला गुल्ला नहीं दिखेगा, पर उनकी ट्रेड यूनियंस है, आंगनवाड़ी सेविका है, बाकी भी है। तो एक बड़ा, उनके भी पास एक बड़ा वोट बैंक है। और उसका जिस तरीके से नियोजन हुआ है चंदू भैया, मैं आपको बता रहा, शायद किसी को पता भी नहीं होगा। ये चुनाव में हम लोग जो छोटी चीजें इग्नोर कर देते ना, उसमें का एक बहुत मेजर पार्ट था कि उनकी सब मीटिंग्स हुई, आंगनवाड़ी सेविकाओं की हुई, सरकारी कर्मचारियों की। इतने बड़े 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके जो भी वोट बैंक है वो 100% हमको ट्रांसफर हुआ है। ये मैं आपको महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र में बहुत ताकत से ट्रांसफर हुआ है। मैं मुंबई में था और मैंने वहां पे शिवसेना की मीटिंग्स को अटेंड किया, उद्धव जी की मैं मीटिंग यहाँ तो किया ही था, पर वहां पे भी किया, वहां पे भी गया, वहां की भी ग्राउंड रियलिटीज देखा। तो मैं आपको एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आपके पहली बार आपके चैनल पे करने जा रहा हूं कि ये जो चुनाव है महाराष्ट्र के लिए, तो भी ये पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली यू टर्न हम जिसको बोलते हैं, एक ऐसा मोड़ है कि जहां पर एक नया भारतीय राजनीति का एक नया इतिहास शुरू होने जा रहा है। देखो मैं आपको बता रहा कि शिवसेना जो वहां पर थी, तो पहले मराठी भाषिकों की रक्षा करने के लिए शिवसेना थी और उन्होंने ताकत से किया। आज भी मराठी भाषिकों में शिवसेना को ही उद्धव बाला साहब ठाकरे यही उनके नेता है, इनके तरफ ही सहानुभूति भी है और मेजॉरिटी मराठी मानुस आज भी मुंबई में उनके साथ में ही है। इसके साथ में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ में आने की वजह से मुस्लिम वोटर्स ने बहुत बड़े पैमाने पे शिवसेना को वोट किया है और उसके वजह से शिवसेना की कुछ जो सीटें हैं मुंबई में की, वो सीटें मुस्लिम वोट्स उनको बड़े तादाद में मिलने की वजह से आज एकदम ताकत से वोट बैंक भी बढ़ जाएगा, ताकत से खड़ी हो गई। और ये जो चीज है कि शिवसेना उनको ये वोट कर रहे हैं और शिवसेना उनको वोट कर रही है बाहर भी, जहां पर महाराष्ट्र में है, तो एक नई राजनीति की शुरुआत है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र पैटर्न क्या
की जगह भी लागू होगा। बंगाल में जैसे ममता बनर्जी अलग लड़ रही है, बीजेपी के पूरे खिलाफ है, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं है। क्यों उनको मनाने में नाकामयाब रहे? हालांकि अपना अमरावती का प्रश्न है, लेकिन फिर भी जहाँ इंडिया गठबंधन की बात और बीजेपी के जो विपक्षी लोग हैं उनकी बात होती है, तो क्यों साथ में नहीं है? ये कहाँ नेशनल विचारधारा अटक रही है? नेशनल इशू है, पर मुझे जो लगता कि उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है। जी। मतलब ममता जी निकल गई है और ममता जी मान नहीं रही थी, ऐसा नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता कि डायरेक्ट फाइट होती थी जी। तो एक आध बार ऐसा हो सकता था कि ममता जो वोट है वो ट्रांसफर ऑफ वोट के इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए वो वोट बैंक जो है वो आप वहां पे कैंडिडेट खड़ा करके आपके वोट आप रख लो पास में, ताकि ये बीजेपी को ना जाए। जी, स्ट्रेटेजिक हो सकता, ये ब्लॉकिंग है। यानी फिर बोलना कि अंदर से आप जो विधानसभा में हमने देखा, विधानसभा में भी हमारे उनके साथ में गठबंधन नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी का उनके साथ में गठबंधन नहीं था। और आपने देखा होगा कि सब लोग ये बोल रहे थे कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये जो वोट बैंक थी, तो कांग्रेस ने कोई बहुत आक्रामक उस वक्त प्रचार भी नहीं किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने तरीके से चुनाव लड़ा। वो जो वोट थे वो वहीं रुक गए, वो भाजपा की तरफ गए नहीं। कभी कभी ऐसा रहता, देखो जो परंपरागत एक में के राइवल्स रहते, बहुत सालों से झगड़े रहते, बहुत साल के झगड़े रहते, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर के कार्यकर्ताओं में इतने झगड़े रहते कि वो शायद वोट ना दे, टीएमसी को नहीं दे सकते, कई बार ऐसा होता है। तो उससे तो बेहतर यही है कि उसका सीट खड़ा करके उसके वोट उसको ले लो। ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट रह सकता है, जैसे आप वालों ने पंजाब में हमारे साथ में नहीं आए थे, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप और हम साथ में लड़े तो मे भी जो कुछ वोट्स है वो शायद बीजेपी की ओर शिफ्ट हो सकते थे। तो इसके लिए अलग अलग लड़ो, अलग लड़ने। और आजकल तो क्या है, बहुत टेक्निकल हो गया ये सारा, किसका वोट बैंक कैसा है, कौन किसको वोट ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये गठबंधन बनाने की सबसे अहम चीज होती है। मैंने आपके साथ में गठबंधन बना लिया, जैसे ममता जी के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ने अगर वहां बना लिया, कांग्रेस को साथ में ले लिया, तो पहले ये देखा जाएगा कि ये वोट उधर ट्रांसफर होगा क्या। अगर नहीं हो रहा, दूसरी तरफ चल जाए। हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ ब्लॉक कर दो, वो ज्यादा बेहतर है। और उसके रिजल्ट आपने असेंबली में देखा जी। असेंबली में ममता जी को बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से सीटें मिली। बंगाल में लेकिन सारा सर्वे बता रहे कि 20 से 21 सीट बीजेपी वहां ले ले रही है। अब वहां मुझे तो नहीं लगता इस परिस्थिति, अब वो सर्वे तो 400 सीटें बता रहे, जो 2019 की रियलिटी है, जो स्थिति थी जब पुलवामा में ये हुआ था, कई नेशनल इश्यूज थे, अगर मोदी जी को कुछ बोल दिया तो सारा देश आंग पे आ जाता था, ऐसी कोई स्थिति आज दिखाई नहीं दे रही है। और कोई ऐसा राष्ट्रीय इशू नहीं है कि जिसके ऊपर इनको गेन होगा। देखो बिहार में इनको डेंट लग रहा है, यूपी में डेंट लग रहा है इनको, हरियाणा में कम हो रही, दिल्ली में कम हो रही, कर्नाटक में कम हो रही, राजस्थान में कम हो रही, एक आध दो सीट गुजरात में कम हो रही, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सीटें कम हो रही में घुसे, कर्नाटक में वो घुस रहे, कितना होगा 5-10 सीटें बढ़ने से जो कम हो रही सीटें, उसका अगर आकलन करे तो कहां 400 पे एनडीए जा रहा है, कैसे जा सकता है। एक परसेप्शन तैयार किया जाता देश में एग्जिट पोल के द्वारा कि कल अगर इस तरीके से कुछ हुआ तो भाई लोगों ने ये नहीं बोलना चाहिए कि गड़बड़ हो गई करके। अच्छा, तो पहले से उसके आपको प्रिपेयर कर मेंटली, तो आपकी भी 200, ये साइकोलॉजिकल है। अध्यक्ष ने 295 सीट का दावा किया कि चुनकर आएंगे, क्या बेच सकता है? क्योंकि आज हम जब देख रहे सारा का सारा देश, सारा मीडिया, और निश्चित रूप से पहले विकास के मुद्दे पे तो कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि विकास के मुद्दे पे वोट मांगना शायद मुझे लगता है विकास के मुद्दे पे मिले नहीं, इसलिए जैसे भटकाव की स्थिति निर्माण है। तो आप इस चीज में कहां तक शामिल है? आप मुद्दों पे बात कर रहे हैं, भटकाव की रणनीति अपना रहे हैं, आप भी मोदी को गलत बोल के वोट प्राप्त करना चाह रहे हैं, मोदी की पॉलिसी को वोट गलत बोल के वोट करना चाह रहे हैं, तो आपका वोट मांगने का 295 सीट, जैसे महाराष्ट्र से तो आप बता रहे 20-25 आ रही, सब दिख रहा है 20 से 25 ज्यादा आएगी। मेरे हिसाब से 30 सीटें तो आना चाहिए महाराष्ट्र, जो आ रही है 20-25 तो आ रही है, 30 आपको आ रही है। तो ऐसे दूसरे स्टेट में, हम पास का छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, वहां पे नहीं आ रही है। एमपी में पिछली बार हमने देख लिया, सारे सर्वे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के पक्ष में थे, फिर भी पूरा देखो ये 295 का जो फिगर आया है ये कांग्रेस पार्टी का फिगर नहीं, ये एनडीए की बात कर रहा हूं। आज आप साउथ में चले जाओगे तो साउथ में डीएमके वहां स्वीप कर रहा, केरला में यूडीएफ स्वीप कर रहा वहां का चुनाव।
आंध्र वो तो था ना, ये तो already था ही ना पहले से, यानी कोई नहीं गेन बताना नहीं करना ना कहीं। हाँ, तो पिछले बार से जो हम लोग जो ज्यादा सीटें ले रहे हैं, आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में गेन कर रही है इंडिया, बहुत बड़ा गेन है, गेन कर रहा है, बहुत बड़ा गेन है। वैसे लास्ट टाइम 5 गेन नहीं सीटें कर थी। रहा ना, एनडीए लूज कर रहा ना, इंडिया गठबंधन तो गेन कर रहा ना। देखो, अगर पिछले बार 5 सीटें थी, इस बार अगर 30 सीटें, तो सीधे 25 सीट बढ़ रही ना। 25 सीटें, 20 सीट का वहां गेन कर रहे हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में हम लोग कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। राजस्थान में आ रही है 6-7 सीटें आ रही है, सर्वे भी बता रहा है। और आपको मैं ये बात हकीकत के साथ में बताता कि बिहार में वो जो चीज बताई जा रही कि 3 सीटें तेजस्वी यादव को आएगी, ऐसी परिस्थिति नहीं है। वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा। बिहार में भी बहुत बड़ा गेन मिले होगा, यूपी में भी बहुत बड़ा गेन होगा, मैं आपको बता, क्योंकि ये इसका ऐसा नहीं मैं बोल देने से नहीं हो रहा। पर आपने देखा होगा, अभी एक सर्वे आया था, मैंने उसका एनालिसिस भी पढ़ा, तो उन्होंने महाराष्ट्र में ये क्यों हो रहा, महाराष्ट्र में ये क्यों हो रहा, तो मैं आपको बताया, वोट ट्रांसफर हो रहा, इसका उसको, उसका उसको, सब मिलके साथ में ताकत से लड़े हैं। इश्यूज भी है, लोगों को अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से पार्टियां तोड़ी गई, जिस तरीके से इतने बड़े बड़े लोगों को पार्टी तोड़ने का स्प्लिटिंग, ये सहानुभूति है। इसमें से कुछ जो ऐसा वोटर है कि जो फ्लोटिंग वोट बोलते, फ्लोटर है, जो कोई भी पार्टी को कमिटेड नहीं है, लास्ट में अच्छा बुरा सोच के वोटिंग करने वाला, वो इसमें बदलाव में आता है। पर जो कमिटेड वोटर है, जो वोट बैंक का वोटर है, वो जब तक शिफ्टिंग नहीं करता है, तो ये जो आपको ये जो महाराष्ट्र में जो बदलाव दिख रहा ना, इसके पीछे रीजन ऐसा है कि अभी वो आ गया। हम तो बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी को होगा, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने आघाड़ी में से बाहर निकलने के लिए जो भी कोशिशें की, तो उनके वोट बैंक को पता है कि भाई ये क्यों हो रहा। कि जब सब सेकुलर लोग साथ में आ रहे हैं और देश में संविधान बचाने की बात चल रही है, तो हम लोग वो आघाड़ी में क्यों नहीं है जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं उसमें, जबकि उनको 4 या 5 सीटें ऑफर करी थी। तो ये लोगों के ध्यान में आ गया, इसलिए आपने अमरावती में भी देखा होगा, इग्नोर हो गया कैंडिडेट, इतना बड़ा कैंडिडेट मैंने तो वापस ले लिया, पहला जो उनका उम्मीदवार था तो वापस ले लिया, लेकिन इतना बड़ा कैंडिडेट कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं वो, तो भी इग्नोर हो गया, आपको कहीं चुनाव में वो दिखे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो वोटर को ये ध्यान में आ गया कि ये बात कोई ठीक नहीं है। अब वोटर भी समझता है, वोटर वेस्ट नहीं करता अपना वोट। इसका मतलब ये है कि वो जो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से लगभग 12-13 सीटें हार गए थे, ये जो गेन है, ये गेन में वो जो फायदा हो जाएगा, वो जो नीचे आएगा। अभी कल एक चैनल ने इसके ऊपर बताया कि भाई जो 7% वोट मिले थे वंचित बहुजन आघाड़ी को लास्ट टाइम, उनका एनालिसिस ऐसा है कि इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी 3 से 3.5% पे आ जाए, आधे पे आ जाए, उसका आधा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो ये 3-3.5%, 4% का जो शिफ्टिंग है, बहुत बड़ी सीटों को गेन कर देगा वो। तो ये शिफ्टिंग कहाँ हुआ होगा, नेचुरली इंडिया आघाड़ी की तरफ हुआ है। तो ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये 4%, 3.5% का जो शिफ्टिंग हुआ है, स्विंग हुआ है, वो वोट वहां से यहां आ रहा है। 3-4% में तो चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं, नतीजे हो जाते हैं। देखो 4% मिल रहा है वहां पे, जहां हो रहा है वो कांग्रेस के नुकसान जैसे कर भी रहे, वो भी कर रहे थे, पर अभी गेन होगा तो वही होगा ना। जैसे अभी आप समझ लो, यहाँ 12 लाख लगभग वोट हुए हैं, 11,70,000 वोटिंग हुआ है, इसमें 4% पकड़ लो आप, कितना होता, 44,000 डिसिसिव वोट है ना। ये डिसिसिव वोट होते हैं, ये डिसाइड कर देते वोट थे उतने। नहीं, अगर 7% जाते हैं, 7% उसमें जाते हैं, तो 84,000 जाते हैं, और जब 3% जाते हैं तो 36,000 जाते हैं, बचे हुए ये 44,000-45,000 वोट इधर आते हैं, वो डिसिसिव है, वो चुनाव का नतीजा को प्रभावित करने वाले वोट है। तो ये हम लोगों ने ये समझ लेना चाहिए, ये जो शिफ्टिंग ऑफ वोट होता है, एक तो ट्रांसफर होता है पहला, जो हम लोग गठबंधन में हमारे एक में को ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फ्लोटिंग वोट भी आपकी तरफ आप सहानुभूति की वजह से आ रहा। दूसरी बात, तीसरी बात ऐसी है कि जो हमारे विचारधारा के वोटर थे है, पर किसी कारणवश से किसी और पार्टी को वोट दे रहे थे, जैसे मुस्लिम समाज नहीं था अपने पास में, नहीं, उन्होंने हर जगह उम्मीदवार खड़ा किया था, हर जगह वो उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे, इसलिए 7% उनको जा रहे। तो आज भी अगर वो स्थिति बनती है
7% वाली, तो अमरावती कॉन्स्टिट्यूएंसी में 86,000 वोट मिलना चाहिए उनको, वंचित बहुजन आघाड़ी को। नहीं, पिछले बार का उम्मीदवार अच्छा था तो भी नहीं मिले थे, नहीं मिले थे, पर इस बार उससे भी नीचे आ जाएगा, उससे भी नीचे आएगा वोट परसेंटेज उनका। तो ये जो है ये डिसिसिव वोट है, ये जो कांग्रेस की तरफ आएंगे, जहां शिवसेना खड़ी है वहां शिवसेना की तरफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत, वो वोट बैंक ने बहुत सोच समझ के इस बार वोटिंग किया। ये बात मैं आपको महाराष्ट्र की बता रहा, यही परिस्थिति मैंने यूपी में देखा है, यूपी में भी देखा। अब यूपी में ऐसा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो सभाएं हुई, वो सभा में जो मैंने जुनून देखा वहां के बच्चों में, उसके 3 कारण थे। एक पहला अग्निवीर, और दूसरा ये जो पर्चे लीक हुए, जी जी, बेरोजगारी जो है, महंगाई जो है, किसानों के प्रश्न है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और वहां पर भी मैंने जब बातें किया लोगों से, उनका भी बोलना यही था कि वहां पे भी बहुत सारे लोगों से चर्चा करता था मैं अपनी आइडेंटिटी, जैसे टैक्सी का ड्राइवर है उससे पूछ लेता था, इससे पूछ लेता था। वहां पर भी मैं आपको अभी बिल्कुल मतलब दावे के साथ में बोला, कितना टका टूटेगा ये मैं तो यूपी का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बीएसपी का वोट टूटेगा, बीएसपी हो जाएगा, शिफ्ट होगा। बीएसपी का वोट शिफ्ट होगा तो वो सीधा कहां होगा, सपा और कांग्रेस को ही जाएगा, क्योंकि वहां पे भी लोगों के दिल में यह है कि हमको संविधान बचाना है। तो वहां पर भी मैंने एक जो परसेप्शन देखा है महाराष्ट्र के और यूपी के, इसमें अंतर यह है कि वहां पे कास्ट सिस्टम बहुत प्रबल है, और जो केडर बेस है वो अपने अपने इसको वोट देते, जैसे यादव है मुस्लिम से, ये है, तो ये अपनी अपनी पार्टियां बनी हुई है, वो पार्टी को वोट देते। मगर इस बार मेरा आकलन ऐसा है, मैंने जो भी अमेठी में था, मैं रायबरेली में था, वहां पर जो भी जमीनी हकीकत को मैंने देखा, तो मेरे हिसाब से इस बार वहां बीएसपी का वोट टूटेगा। और अगर बीएसपी का वोट टूट के अगर सपा कांग्रेस की तरफ आएगा तो ये सीटें बढ़ेगी, ये वोट के साथ में वो भी वोट आते रहते हैं, फ्लोटिंग वोट आते रहते हैं, ये बताया ना मैं, अनुभूति के वोट ये आते बता रहा रहते ना हैं, मैं कि भाई जैसे त्रस्त होते लोग वो वोट आते रहते हैं, किसानों के वोट है, महंगाई के वोट है, महंगाई से त्रस्त लोग है, बच्चे जो है बेरोजगारी के खिलाफ में वहां पे बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों में, जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर हुई उसके पर्चे लीक हो गए, इसका आक्रोश है। तो ये सारे, और अखिलेश यादव और राहुल जी ने और इन्होंने इंडिया गठबंधन ने वहां बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने की काफी कोशिश की थी। मतलब मैं आपको ये बता रहा कि अमेठी जो ऐसा लग रहा था कि राहुल जी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वॉक ओवर हो गया स्मृति ईरानी जी को, ऐसी वहां पे ग्राउंड रियलिटी नहीं थी। मतलब अमेठी में स्मृति जी को डोर टू डोर और बूथ टू बूथ घूमना पड़ा, परेशानी है। आज भी वो लोग दावे से बोल नहीं सकते कि स्मृति ईरानी जीत रही करके, हम लोग बोल सकते कि अमेठी हम लोग जीत रहे करके। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये जो हम देख रहे आंखों से, जो हमने महसूस किया ग्राउंड पे जाकर के, ये अगर वोट बैंक में या वोट में पोलिंग में कन्वर्ट होता है तो यूपी में भी बहुत बड़ा डेंट लगेगा। तो ये सारा आकलन उनको है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है इंडिया गठबंधन का, उनको ये सारा आकलन है। जैसे हरियाणा में पिछले बार वो 10 में से 10 सीटें जीते थे, आज कोई भी चैनल ये दावे से बोल नहीं सकता कि बीजेपी वहां 10। कुछ कुछ लोगों का वहां, तो हम लोग तो जब रायबरेली में थे, अमेठी में थे, तो पूरे देश से लोग वहां आ रहे थे, पूरे देश के लोग आ रहे थे, साउथ से नहीं थे मगर उत्तर भारत से तो काफी लोग आए थे। उसमें बिहार के लोगों से बातचीत हो रही थी, हरियाणा के लोगों से हो रही थी, दिल्ली के लोगों से हो रही थी। तो आज हरियाणा में ऐसी परिस्थिति है, वो तो लोग बोल रहे थे कि 10 में से 10 सीटें हम लोग जीतेंगे हरियाणा की, चैनल बता रहे 5 सीटें तो भी जाएगी कांग्रेस की तरफ। और ये जो इंडिया गठबंधन का जो है, ये अगर वास्तव में बदलता है तो देखो आप उसमें भी होगा, बिहार में भी आपको दिखेगा बदलाव, सब तरफ नजर आएगा। बिहार में भी आएगा, क्योंकि बिहार में देखो अभी पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, कांग्रेस साथ में है और तेजस्वी यादव साथ, बहुत ताकत से उनके सभाओं को जो भीड़ हो रही है राहुल जी के, प्रियंका जी के। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रियंका जी ने यूपी में जिस तरीके से वो चुनाव को हाथ में लिया था, ये सारे मुद्दे अपने जगह पे नेताओं ने बहुत कोशिश की है। जो चुनाव आप समझ लो चंदू भैया, आप तो खुद एनालिस्ट है, आपको मालूम है, आप तो राजनीति में रहे और राजनीति को अच्छी तरीके से रोज लोगों के सामने रखते हैं।
जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था किसी को ये लगा कि भाई इतना प्रखर विरोध पूरे देश में होगा करके? आपने तो भी या मैंने नहीं सोचा था। विरोध यानी 1 तारीख के चुनाव तक पूरा, जैसे 1 तारीख का चुनाव खत्म हुआ, शाम को एग्जिट पोल में सारा विरोध खत्म हुआ, एकदम से होते हुए दिख गया। सारा का सारा यानी जो विरोध सीटों में कन्वर्ट होना चाहिए। बता रहा मैं आपको, और एग्जिट पोल ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, पर उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि यूपी में इतना बड़ा विरोध होगा करके। चुनावी रैलियां अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव जी की, राहुल जी की, प्रियंका जी की, तो हजारों लोग वो रैली में आ रहे हैं। तो ये तो जमा किए हुए लोग नहीं, मैंने अपने आंखों से देखा। वहां के जो नौजवान अमेठी के सभा में आए थे वो किसी ने लाए नहीं थे। एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3, 4-4 बच्चे, हजारों मोटरसाइकिल मैंने अपने आंखों से देखी वो रैली में आते हुए। और उनमें इतना हुजूम था, इतना जुनून था। वो अखिलेश यादव जी को देखना चाहते थे, राहुल जी से हाथ मिलाना चाहते थे। वो बैरिकेडिंग के सामने बिल्कुल ये थे। और आखिर में फूलपुर में आपने देखा होगा उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए वो लड़कों ने। फूलपुर की सभा में एक्सपेक्टेड क्राउड 10-15 हजार का था, वहां 40-50 हजार लोग जमा हो गए। तो विरोध तो हुआ। ये एग्जिट पोल को अगर आप छोड़ देंगे, एक भी ऐसा स्टेट बता दीजिए कि जहां उनको वॉकर है। एक मध्य प्रदेश हम लोग बोल सकते कि भाई वहां पे बहुत अच्छे तरीके से चुनाव नहीं लड़ा गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि नेतृत्व की स्थानीय नेताओं का भी बहुत सारा कम था। पड़ता है। महाराष्ट्र में 3 अच्छे, देखो महाराष्ट्र पार्टी दमदार नेता यहाँ पे महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास और में, विरोध शिवसेना के पास में है, राष्ट्रवादी के पास में, जो तीनों का गठबंधन आपका, तीनों के दमदार नेता यहाँ पे और महाराष्ट्र में रचे बसे है और हर परिस्थिति से जूझना जानते हैं। इसलिए शायद वहां तक आप 25 सीटों तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं इसमें पूरा। तो यही बता रहा मैं आपको कि पूरे देश में विरोध है। मतलब बिहार की रैलियां देखेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वहां पे कोई विरोध नहीं हुआ, बिल्कुल केक वॉक मिल गया इनको। बिल्कुल एक एक सीट के लिए तरसा दिया लोगों ने। यूपी में वही परिस्थिति है, राजस्थान में कुछ इलाकों में वही स्थिति है, हरियाणा में वही है, पंजाब में वही है, दिल्ली में भी वही है। तो ये सारी चीजें हम मतलब बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों ने इसको सोचा नहीं था कि एक एक जगह के ऊपर इतना प्रखर ये होगा और इतना रिस्पांस लोगों का। बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आती है। जो राहुल जी की सभा हुई थी अचलपुर में, आपने देखा उसी दिन अमित शाह की अमरावती में सभा थी। दोनों के जो ऑडियंस था उनके बॉडी लैंग्वेज में जितना फर्क था, वहां पे हजारों लोग आए कि जिसका अचलपुर की सभा का रवीश कुमार जी ने एक स्पेशल उसके ऊपर वीडियो डाला कि बदलते हुए राहुल करके। तो ये रिस्पांस जो रहता लोगों का, अब हमने वो भी सभाएं देखी जहां लोग लाके बिठा देते हम लोग। वोट में कन्वर्ट होगा क्या अमरावती में भी? नहीं होगा ऐसा भी नहीं बोल सकते ना, जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आ जाता। सभा में जितने लोग रहते, कई लोग सुनने आते, कई लोग देखने आते, ऐसे लोग नहीं थे वहां, आपने देखा होगा। मतलब मैंने भी यूपी में देखा कि लोग जो है ऐसे सुनने वाले आके बैठे हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कोई जुनून नहीं है, कोई उनमें इच्छा नहीं है कोई चीज करने की। ऐसे लोग नहीं थे, जो थे वो बिल्कुल दिल से आए हुए थे, लड़ रहे थे। जैसे अमरावती की बात करें, राहुल गांधी आते और नहीं आते जी बराबर, यहाँ पूरा का पूरा समीकरण जातिगत आधार पे चल रहा है, पूरा का पूरा। कुछ परसेंट में हो सकता है, हमने पूरा जो भी हमने भी एनालिसिस किया, बाकी लोगों से भी चर्चा करते, मुस्लिम वोट, बौद्ध वोट, इतना वोट, इतना वोट, इतना इतना सारा। अब इन सब चीजों में राहुल गांधी कहाँ प्रभाव डाल रहे हैं? कुछ दूसरा जो आपका वोट बैंक नहीं था, कन्वर्ट, मैं बात कन्वर्ट की और शिफ्टिंग की बोल रहा कि जैसे वंचित का तो आपने बता दिया कि अंबेडकर के कारण उनका वोट बैंक कम होते चल जा रहे, लोगों को समझ आ रही है। ये बिना राहुल गांधी के भी समझ आ रही है। नहीं है, देखो यही तो हमारे आकलन में फर्क है जी। आज इस देश में की जो माइनॉरिटीज है और आज इस देश में का जो मतलब क्या बोलते वीक आदमी है, उसको आज देश में राहुल गांधी एक ऐसा नेतृत्व दिख रहा है कि जो उनकी रक्षा करेगा ये सारी चीजों में, और इसलिए उसके साथ में जुड़ रहे लोग। ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही दिन में, ये पूरे देश में जुड़ रहे, पूरे देश में जुड़ रहे। जिस निर्भयता से वो बाहर आए ये सारी सिस्टम में, जिस निर्भयता से आज अखिलेश जी बाहर आए हैं, आपने तेजस्वी जी के देखा होगा, जिस निर्भयता से ये लोग एक निर्भयता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वोट आप जो बोल रहे कि भाई ट्रांसफर होगा क्या, तो ये होगा, क्यों नहीं होगा। आप जो बता रहे, अब जहां बहुत बड़ा मार्जिन था, जैसे आज मुंबई की अगर आप बात लेंगे तो मुंबई की 6 जो सीटें हैं उसमें की एक सीट ऐसी है पीयूष गोयल जी की कि जहां पर जो जातीय समीकरण है वो बहुत मतलब उसके कारण है। बाकी सब सीटें जो है बिल्कुल टाइट कॉन्टेस्ट में है।
तो ये जो सीटों में परिवर्तित हो रहा, उसके पीछे रीजन ही ये है कि राहुल जी के प्रति, उद्धव जी के प्रति हमने जो सहानुभूति वहां देखी है। मैंने वहां पे एक छोटी सी सभा उनकी आखिरी के दिन हुई थी, खांडगे बिल्डिंग करके है छोटा सा, जहाँ पे बाला साहेब ठाकरे बचपन में रहते थे, ऐसे बताते दादर में की। वो सभा को मैंने अटेंड किया, आखिरी सभा थी 18 तारीख की, लास्ट मीटिंग थी, 5 बजे के पहले उनको करना था। छोटी सी जगह थी लेकिन, और पूरा मराठी एरिया है, हजारों लोग वहां पे थे उस दिन, सुनने के लिए आए थे। तो उनके प्रति बहुत बड़ी सहानुभूति, और जिस ताकत से वो लड़े, बिल्कुल देखिए आप एक बात समझ लीजिए, इनके खिलाफ लड़ने वालों का जो लोग है, चाहे शरद पवार जी रहो, चाहे उद्धव जी रहो, चाहे अखिलेश जी रहो, इनमें एक बात बिल्कुल कॉमन है, ये निर्भय होकर लड़ रहे हैं ये व्यवस्था के खिलाफ। तो इसका परिणाम तो जरूर मिलेगा। हमारे साथ में मिलिंद जी चिमोटे, जिन्होंने एक परिवर्तन किस प्रकार से वोट को कन्वर्ट कर देता है उस चीज पे पूरी चर्चा की। जातिगत समीकरण अपनी जगह है, लेकिन 3 बड़ी पार्टियों का एक साथ में मिलना है। जातिगत समीकरण में यहाँ पे शिवसेना भी है, राष्ट्रवादी भी है और साथ में कांग्रेस भी। इन तीनों के जातिगत समीकरण पिछले चुनाव में बिल्कुल अलग अलग थे। इनका वोट बैंक अलग था, इनका वोट बैंक, लेकिन उनका वोट बैंक यहाँ आके इनके साथ में ट्रांसफर हुआ। जातिगत समीकरण तो है, लेकिन जो फॉलोअर्स, शिवसेना के फॉलोअर्स है, उद्धव ठाकरे के फॉलोअर्स है, शरद पवार के फॉलोअर्स है, वो भी इनके साथ में यहाँ पे जुड़ गए, जो पिछली बार बिखरे हुए थे। तो इन सारे, एक हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, नेतृत्व कैसा है, जातिगत समीकरण कैसा है, वहाँ के कार्यकर्ता कैसा है, विधानसभा की आवश्यकता क्या है, लेकिन एक टेक्निकल की क्यों बलवंत वानखड़े यहाँ पे जीत रहे हैं। जो वंचित का बताया, वंचित के पिछले बार 40-50 हजार वोट थे, वो भी वोट शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे। नवनीत राणा को पिछले बार भी 5,10,000 वोट थे, आज भी 5,10,000 वोट है, लेकिन जो वंचित का वोट था, जो दूसरे वोट थे, वो सारे के सारे, और शिवसेना के वोट है, शिवसेना के वोट थे। भले ही नवनीत राणा को पिछले बार 5,10,000 में शिवसेना के वोट भी उसमें शामिल थे, लेकिन बीजेपी के और उनके दूसरे जो उनके खुद के फॉलोअर्स जो थे, वो वोट भी बढ़े हुए। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमरावती की सीट पे इनका दावा है कि सारी परिस्थिति देख के बलवंत जी वानखड़े की 1 लाख का यहाँ पे दावा कर रहे हैं। हमारे सर्वे में कहीं 37,000 के आसपास वोट निकल रहे। हो सकता सर्वे और भी ऊपर नीचे हो, 37 का 10 भी हो सकता है और 37 का 50 भी हो सकता है, लेकिन जिस ढंग से सारे समीकरण, उसके साथ में वोटों का शिफ्टिंग और स्विंग होना, ये महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ पे आज मिलिंद से जाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग अभी जातिगत समीकरण पे अटके बहुत दिनों से। एक वोटों का स्विंग और वोटों का ट्रांसफर, ये एक नई जानकारी आपके माध्यम से आज हमारे दर्शक मिले। आपका बहुत ये तो बात है चंदू भैया। मैं एक आखिर में मेरे आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो आपने कहा सही बात है। यहाँ पर दलित और मतलब मागास वर्गीय और मुस्लिम वोट बैंक जो है, वो तो बेसिक फाउंडेशन है ये चुनाव का, जिसमें से नकार नहीं सकते, कोई नहीं नकार, हम भी नहीं नकार सकते। टिका के रखना बड़ी बात है। 2.5 लाख से 2,70,000 वोट जो है, वो 101% आ रहे, बलवंत राव जी की तरफ आ रहे, वो वोट बैंक मिला है। उसके बाद में शिवसेना का बहुत बड़ा वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक है। ये सारे चीजों को अगर आप जोड़ लो, तो किसी भी एंगल से आप ये बोल नहीं सकते कि ये सीट खतरे में है करके कांग्रेस। ये तो जीतना ही है। मतों का अंतर कितना रहेगा, मेरा आकलन ये है कि कम से कम 50,000 वोट, और ज्यादा से ज्यादा का तो मैंने जो देखा है, जो खेड़े पाड़ों में, ग्रामीण क्षेत्र क्वांटिटी में बात करें, हम अकाउंट में करें तो 5.5 लाख के ऊपर आपको बिल्कुल वोट मिलना चाहिए। और दिनेश बुब और अदर्स लाख के अंदर समेटते हुए दिख रहे, जो भी समीकरण आया, और 5 लाख के आसपास नवनीत राणा को वोट मिल रहे। उससे कम के बहुत ज्यादा आकलन कहीं से भी आ नहीं रहा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, खुद का जनसंपर्क है, और अमित शाह और मोदी जैसे लोगों का उनके सर पे हाथ है, तो कहीं ना कहीं तो वोट बैंक पे निश्चित फर्क पड़ेगा। क्योंकि वोट बैंक है, मगर कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं थे, ये बात पक्की। नेता लोग उनके साथ भी नहीं थे ना। आपके साथ कैडर वोट है, वो तो फिर मैं बता रहा, वो तो जाना ही जाना है। उसको नवनीत राणा से मतलब नहीं है, उसको कमल के फूल से मतलब है, उसका हम इनकार नहीं करते, वो मिलेगा जी। पर जो उनके नेता लोग ताकत से मिलना चाहिए, नेतृत्व साथ में रहता तो शायद बहुत बड़ा एडवांटेज था हमारे को। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत दिनों से आना चाहता था, पर ये आपका बहुत मतलब आभारी हूँ कि आपने मुझे
मौका दिया। और भले ही आपका जो ये था प्रोग्राम, हमारा जो था ये अमरावती के विशेष था, पर फिर भी मेरे पास जो कुछ भी जानकारी थी देश की, तो मैं चाहता था कि आपके माध्यम से उसका संपर्क जोड़ना जरूरी है, क्योंकि पूरी राष्ट्रीय नीति चल रही है, राष्ट्रीय बदलाव चल रहा है पूरा का पूरा, पूरा स्विंग चल रहा है, राष्ट्र में चल रहा है पूरा। सिर्फ अमरावती उसमें एक अमरावती में प्रैक्टिकल की, इसको पूरा देश में अपन कैसे ही चल रहा है करके। देश में और अमरावती में फर्क इतना है कि अमरावती में तो हमारे पास में संगठन भी था। देखिए हमारे यशोमती जी आमदार है अमरावती से, दरियापुर से खुद है, हमारे पास वो था, संगठन था, हम सब लोग एक साथ में थे। आपको ये पूरे चुनाव में कोई कांग्रेस के आदमी के बारे में ये नहीं आया होगा कि भाई ये काम कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, तो ये तो हमारा एडेड एडवांटेज है। तो आपके माध्यम से मैं देश की भी जो परिस्थिति है, जो मैंने देखा, मैं कोई उसका साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं या कोई, पर 30-40 साल से जो राजनीति में हूं, बचपन से राजनीति देख रहा हूं, तो जो मैंने महसूस किया जमीन के ऊपर, बदलाव तो लोग चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कल सुबह 8 बजे से चुनाव के परिणाम के लिए चैनल लाइव रहेगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टीवी केबल पे भी आप हमारा चैनल फास्ट पे, सिटी केबल पे और GTPL पे आप देख सकते हैं। अमरावती जिले में सभी जगह हमारा चैनल दिखता है। साथ ही यूट्यूब, फेसबुक को आप फॉलो करें, उसको लाइक करें, और ताकि जब भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है आपको उसके मैसेज लगातार आते रहेंगे। व्हाट्सएप पे भी आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को करें, जो भी सोशल मीडिया पे आप है, हर सोशल मीडिया पे आपको कल लाइव पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी काउंटिंग स्टेशन से और अमरावती में सभी नेताओं के जनसंपर्क से आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।